कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है विपक्ष है बरसाती मेढक। जी हाँ, सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि विपक्ष बरसाती मेढक है। यानी कि जिस तरह से बरसात में मेढक अपने बिलों से निकल आते हैं और टर टर करके बोलते हैं, उसके बाद बरसात निकल जाने के बाद वापस वो अपने बिलों में समा जाते हैं, कुछ इसी तरीके की हालत हो गई है विपक्ष की। वो चुनाव के समय आते हैं, भाषण देते हैं, चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद वो अपने घरों में बैठ जाते हैं। बात करें कि अगर हम बसपा की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी को ना किसी आंदोलन से मतलब है, ना किसी दूसरे कामों से। उन्हें मतलब है सिर्फ अपने काम से, और वो अंदरूनी तौर पर अपने काम करती रहती है। सामाजिक सरोकारों से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। बैठे बैठे घर से अब ट्वीट जरूर कर देती हैं बहन कुमारी मायावती, और इसके अलावा उनके पास में कुछ नहीं। भाईचारा कमेटी करती हैं, इंटरनल उनका जो भी प्रोग्राम चलता है, लेकिन सामाजिक सरोकारों से लेकर के, सामाजिक आंदोलनों से लेकर के उनके पास में कोई कार्यक्रम नहीं है। बात अखिलेश यादव की करें तो अखिलेश यादव भी को लगातार ये कहा जा रहा है कि वो ट्विटर के नेता हो गए, घर बैठ के ट्वीट करते हैं। हालांकि अब चुनाव आ गया है, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। उधर मायावती ने भी अब परसों एक डेलीगेशन से मुलाकात की। शायद उन्हें खुद ही याद नहीं होगा कि कितने वर्षों बाद उन्होंने किसी डेलीगेशन से मुलाकात की है। अखिलेश यादव मुलाकात करते रहते हैं, लेकिन उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को पर्याप्त नहीं माना जाता है और कहा जाता है कि उनको अगर बड़ा नेता बनना है तो इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा, लोगों से मेल जोल करना होगा और बढ़ाना होगा दायरे को। बात कांग्रेस की करें तो उनके ऊपर ये बात सिर्फ फिट बैठती है, इस बात की कोई शक नहीं है, क्योंकि राहुल हो या प्रियंका, वो अक्सर आते हैं, 2-3 दिन की विजिट पर आते हैं, वापस अपनी दिल्ली चले जाते हैं और वहाँ फिर वो यूपी को भूल जाते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें यूपी का पर्यटक कहती है और कहती है कि जब यूपी में आते हैं वो पर्यटन के लिए आते हैं, पर्यटन करने के बाद में वापस वो घर चले जाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को जब ये कमान सौंपी गई थी उत्तर प्रदेश की, तो कहा गया था कि वो यूपी में रह करके कांग्रेस की दशा दिशा को सुधारेंगी और इसके लिए उनके लिए बंगले की खोज की गई, बंगले की तलाश की गई और कई बंगले देखने के बाद मोहसिना किदवई का बंगला उन्हें पसंद आया और कहा गया कि अब वो यहाँ पर निवास करेंगी, यहीं से कांग्रेस को धार देंगी, संगठन को मजबूत करेंगी। लेकिन पिछले कुछ समय से वो भी परिदृश्य से नदारद है और अभी कुछ दिन पहले 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश आई थी, वापस वो दिल्ली चली गई हैं। अब वो कब परमानेंट यहाँ पर निवास करेंगी, ये अपने आप में दिलचस्प, और यही कारण है भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का मौका मिल गया है कि विपक्ष जो है वो बरसाती मेढक है। क्या वाकई विपक्ष बरसाती मेढक है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए और स्वयं जज करिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन यानी पूरे साल चुनावी मोड में रहती है, या अगर हम यूं कहें कि अगले 10 साल तक होने वाले चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाती है और उस रणनीति को कार्य रूप में परिणित करने के लिए हरदम टोपे रहती है, तो शायद गलत नहीं होगा। यही कारण है कि वो अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में जुटी रहती है और जीत दर्ज कराती है। बात विपक्ष की करें तो अखिलेश यादव और मायावती ज्यादातर ट्विटर पर निर्भर रहते हैं। मायावती को तो शायद स्वयं याद नहीं होगा कि कितने वर्षों बाद उन्होंने किसी सामाजिक संगठन से मुलाकात की।
अखिलेश की पोजीशन उनसे बेहतर है। वो लोगों से मिलते हैं, लेकिन जितनी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए वो नजर नहीं आती। कांग्रेस का हाल तो इन सबसे बुरा है। 2 साल पहले तक राहुल यहाँ यदा कदा पदार्पण करते थे। 2017 में चुनाव से ठीक 3 महीने पहले राहुल आए, फिर चुनाव पश्चात गायब हो गए। पिछले 2 सालों से प्रियंका ने यूपी की कमान संभाल रखी है और यहाँ बकायदा बंगला तलाश किया जा रहा है। बरसाती मेढक तो वही है, चुनाव आता तो टर टर बोलते हैं और चुनाव चला जाता तो जनता त्राहिमाम होती है, कोई सुनने वाला नहीं है। मौर्य समाज की बेटी का अपना आरक्षण का हक मांगने आई थी लखनऊ में, योगी जी की पुलिस ने हाथ तोड़ दिया। गर्भवती महिला थी, उसके पेट पे लाठी मार दी, तो मौर्य जी उनकी कब रक्षा करेंगे। और दूसरी बात, वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए। उनकी मानसिक स्थिति इस समय ठीक नहीं है और बीजेपी ने भविष्य के लिए भी तय कर दिया कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, इसलिए उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ है। हम बरसाती मेढक या बरसाती कीड़े बना दें, हम उसका भी उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि हम गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जो बहुत अपने को तुर्रम खां समझते हैं, भाई कम से कम बता दें कि उनके पुलिस की मौजूदगी में, सरकार के बड़े आला अधिकारियों की मौजूदगी में महिला का वस्त्र छीना जा रहा है और वह मूक दर्शक बने बैठे हुए हैं। आए दिन रेप की घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की हत्याएं हो रही हैं और ये सरकार कहती है कि हमारा प्रदेश जो है वो अपराध मुक्त है। तो इनकी बोली जो है बहुत बड़ी बड़ी है और काम बहुत जीरो है। अब वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने पूरे विपक्ष को बरसाती मेंढक की संज्ञा से नवाज दिया है। क्या वाकई विपक्ष बरसाती मेंढक है? क्या वाकई विपक्ष को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है? सर, 2022 के चुनाव को विपक्ष कह रहा है कि चुनाव से पहले तैयारी की गई है, जानबूझकर गई। अरे चुनाव की तैयारी में तो हम हैं ही, बाकी तो बरसाती मेढक की तरह टर टर कर रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से कहा है कि तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे और जिस तरीके से पुलिसिंग में भी शिलान्यास के बाद इस पूरा इंस्टीट्यूट जब बनेगा, पुलिसिंग में भी साफ तौर पर फर्क देखने को मिलेगा। विरोधी पार्टियां क्या इसको गंभीरता से लेकर बदलेंगी अपनी रणनीति, या यूं ही इस ताज को अपने सर पर सजाए रहेंगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो क्या वाकई है विपक्ष बरसाती मेढक? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्या विपक्ष इसको कैसे लेता है? देखा आपने हमारे इस पैकेज में कि राजपाल कश्यप कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए बेचारे, और आइंदा भी वो मुख्यमंत्री बनने के उनके सारे रास्ते बंद हैं, ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं। और कांग्रेस के ओमकार नाथ सिंह भी अपनी दलील पेश कर रहे थे। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आलोक वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है आशुतोष जी। और हमारे साथ में विकास श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। विकास जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है विकास जी। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ में यहाँ पर प्रमोद गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद एक और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे और हमेशा की तरह जब वो जुड़ेंगे तो हम उनसे आपका परिचय जरूर करवाएंगे। सीधा रुक करते हैं आशुतोष जी का। आशुतोष जी, सुना आपने केशव प्रसाद मौर्य को कह रहे हैं कि आप लोग तो बरसाती मेढक हो गए, जब चुनाव आता है तो निकल आते हैं, चुनाव भर टर टर करते हैं, वापस अपने चले जाते हैं बिल में। कमेंट को शुरुआत करने के लिए जी मेरी आवाज आ रही है ना प्रदीप जी? कि जिसकी मुट्ठी में सत्ता है, पार ब्रह्म सरकार वही, प्रजा पिसे जिसके शासन में, प्रजातंत्र सरकार वही। प्रदीप जी, आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्थिति यही है कि उनको इस बात से तनिक भी गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 5 सालों में किस मुसीबत के जड़ से निकल रही है। कहाँ थे ये जो हमको बरसाती मेढक की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि मौर्य जी को ये बात नहीं समझनी चाहिए, बड़े स्तर के नेता हैं। कहाँ थे जब उत्तर प्रदेश की जनता ऑक्सीजन की कमी से मर रही थी?
जब आपके खुद विधायक चिल्ला चिल्ला के बेचारे इस दुनिया में दिवंगत हो गए, जब आपके मंत्री दिवंगत हो गए, तब ये मेढक अगर दिखाई पड़ जाते या आप जैसे लोग दिखाई पड़ जाते, तो शायद आपको इस तरीके से ये जो आप कमेंट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी या विपक्षी पार्टी पे, तो आपको नहीं कहना पड़ता। और मुझे बड़ी हंसी आती है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो जानते हैं कि उनकी स्थिति खुद ही भारतीय जनता पार्टी में हाशिए पे चल रही है, उनकी खुद की स्थिति एक बरसाती मेढक की तरीके से हो गई है, जो जहां जरूरत होती है वहीं बुलाए जाते हैं, जब जरूरत नहीं होती है तो दूध में मक्खी की तरीके से निकाल के बाहर कर दिए जाते हैं। अगर ऐसे नेता किसी पूर्व मुख्यमंत्री पे या उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकार बनाने वाली पार्टी पे बात करती है तो हास्यास्पद तो लगेगा ही। और ठीक है, जो सत्ता का घमंड है वो दिखाई पड़ता है। अब कहे क्या सकते हैं, अपनी स्थिति के बारे में पब्लिक फोरम में तो बोल नहीं सकते हैं, तो इस तरीके की बातें करके चीजों को हटाना, अपने ऊपर से ध्यान हटाना, यही अब केशव मौर्य जी की स्थिति है। और यही दयनीय स्थिति मुझे लगता है कि जो स्टैचर में ये 2017 में थे और जो स्टेचर में 2021 में है, आप सबसे छुपा नहीं है। पूरी प्रदेश की जनता जान रही है कि केशव मौर्य जी इस समय कहाँ है। दुखद है, मुझे उनके साथ पूरी संवेदना है। जी चलिए, उन्होंने आपको मेढक कहा और आप अपनी संवेदना उनके साथ व्यक्त कर दे रहे हैं। विकास श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर होते हुए विपक्ष के प्रति इस तरीके की अलर्गल प्रलाप करना, एक तो उनके जैसे कद और उनके नेता पर शोभा नहीं देता है। दूसरी बात तो यही कहूंगा कि केशव मौर्य जी मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा चुनाव उनके क्षेत्र में हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी हार गई। हार तो मुख्यमंत्री के भी चुनाव क्षेत्र में बुरी तरह हार हुई थी, पर सरकार में रहने के बाद भी अगर उनको ये नहीं पता चल रहा है विपक्ष की क्या भूमिका होती है और विपक्ष के साथ कैसा बर्ताव सरकार के लोगों का होना चाहिए, अब ये उनको सिखाने के मैं तो समझता हूँ छोटे में बड़ी बात है, पर उन्होंने एक जो वक्तव्य जो दिया है वो शर्मनाक है और उनको अहंकार उनका दिखाई पड़ता है। अहंकार जी, अहंकार बोल रहा है केशव प्रसाद मौर्य जी का। लेकिन अहंकार की इसमें क्या बात है? वो तो आशुतोष जी कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना था, बने नहीं, अब अपनी खिसियाहट निकाल रहे हैं। आलोक वर्मा जी, आपके पास आ रहा हूँ। आशुतोष जी कह रहे हैं कि जब जरूरत पड़ती है तो उनको इस्तेमाल किया जाता है, बाकी समय दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है, और यही कारण है कि वो फ्रस्ट्रेशन में इस तरह से विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। सुन रहा था, बस इतना कहूंगा कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। इन दोनों जो कांग्रेस के साथी हमारे बैठे हैं और जो समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हैं, इनका खिलौना खो गया है, बड़े तड़प रहे हैं ये। कितने 5 साल का जो पीछे का वक्त बीता है, आप लगातार देखिए इनकी हालत क्या हुई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी को एक दिन सपना आया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेंगे तो रास्ता निकल आएगा। कांग्रेस के राहुल जी को भी सपना आया कि अगर समाजवादी पार्टी की साइकिल पे सवार हो जाएंगे, हाथ सहारा उसको दे देगी तो उत्तर प्रदेश में हालत बेहतर हो जाएगी। क्या हाल हुआ? विधानसभा इलेक्शन इन्होंने लड़ा, कुल मिला के मैं डेटा लेकर के साथ बैठा हूं, 54 सीटें कुल मिला के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हिस्से आई, 312 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रही। हालत क्या हुई आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो 5 साल में ये परेशान है किस तरीके से सत्ता में फिर आए, किस तरीके से रास्ता बने, इसके लिए वो देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथी पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, एक शेर भी उन्होंने अच्छा खासा सुनाया, लेकिन कभी देखते नहीं कि उनकी हालत क्या हो गई है उत्तर प्रदेश में। कभी उनको उस पर विचार मंथन करना चाहिए कि दशा इतनी बिगड़ी क्यों, चुनावी मेढक उनको कहा क्यों जा रहा है। क्या 4.5 से 5 साल में कभी किसी ने अखिलेश यादव जी को बाहर सड़क पर देखा? जनता के बहुत सारे मुद्दे आप मंच पर गिना देते हैं, कभी आपने देखा, आपसे मुलाकात इनकी हुई? 1.5 साल कोरोना पीरियड था, कोविड पीरियड था, उनका कुछ इलाका रहा होगा, उनकी कुछ जनता रही होगी, उसका दुख दर्द रहा होगा। कभी वो बाहर निकल के आए, कभी बाहर निकल के कुछ देखा? एक वाकया मुझे याद आता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि न जीत में न हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। चुनाव हार गए 2017 में, योगी आदित्यनाथ जी ने 19 मार्च को 2017 को शपथ ली। उसके बाद ऐसा सदमा लगा कि घर में चले गए, अपने बंगले में चले गए, अपने महल में जाके छुप गए। सरकार ने और कोर्ट ने कहा कि उसे खाली करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया आपको पता होगा, पत्रकार हैं, अच्छी तरीके से आप जानते हैं किस तरीके से नल और नाली
पर उनका मोह था, किस तरीके से वो निकाल करके कहीं बाहर चले गए और 4.5 साल से सदमे में चले गए। अब कहीं अखिलेश जी का नाम सुनाई पड़ता है। अभी हाल में वो कहीं पर गए थे, कानपुर के साइड में गए थे, अभी जाकर यात्रा उन्होंने निकाली है। इतना बुरा वक्त है। मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा, अखिलेश यादव जी अच्छी तरीके से जानते हैं इटावा की गांव गिरांव की पार्टी है और अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुश्किल वक्त जब आता है, कोई बुरा वाकया होता है गांव में, तो जो दुश्मन होता है वो भी साथ खड़ा हो जाता है। अखिलेश यादव जी क्या कभी कोरोना पीरियड में साथ खड़े हुए? आपने भी देखा होगा, आपके पास ट्विटर के जरिए अखिलेश यादव जी की प्रतिक्रिया आती थी। कभी किसी ठीक है आलोक जी, आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा प्रवक्ता हैं और आप अटल जी की लाइन पर हैं, मैं समझ गया। और आपको अगर यूं ही वक्त मिलता रहेगा तो आप दूसरों को बोलने का मौका नहीं देंगे। आएंगे आपके पास में, दोबारा से आपका रुख करेंगे। प्रमोद जी का रुख करें। प्रमोद गोस्वामी जी, आपने सारी पार्टियों को सुन लिया, क्या कहेंगे आप? क्या केशव जी गलत कह रहे हैं? क्या केशव जी अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं? नहीं प्रदीप जी, देखिए वैसे तो विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन उप मुख्यमंत्री मौर्य जी की एक बात में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 4.5 साल, चाहे वो जैसा कि अभी हमारे प्रवक्ता ने कहा आलोक जी ने, कि वो चाहे कोरोना का मामला रहा हो, चाहे वो किसानों का मामला चल रहा हो, चाहे वो आपराधिक मामलों की घटनाओं पर हो, चाहे वो लूट की बात हो, महिलाओं पर हो, इस मामले में खाली प्रेस नोट और ट्विटर या इस पर तो विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों को निभाता रहा। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मुलायम सिंह यादव जब विपक्ष में रहते थे तो कोई भी जन समस्याओं को लेके या सरकार की किसी नीतियों को जो जिसका के जनता पर एक प्रतिकूल या जिसको वो सूट नहीं करती है, उसको लेके वो सड़क पर कूद पड़ते थे और पूरे प्रदेश में वो वहाँ के लोग धरने और प्रदर्शन करने लगते थे। मुझे 4.5 वर्ष में कहीं धरना प्रदर्शन नहीं दिखाई दिया। हाँ, एक बात जरूर कही जा सकती है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं लल्लू जी, उन्होंने तो ज़रूर मैं समझता हूँ कि लगभग एक साल भर कह लीजिए कि साल भर में उन्होंने धरने भी किए, प्रदर्शन भी किए, चाहे वो आगरा में हो, चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे प्रदेश के अन्य ज़िलों में हो। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हालांकि उनका संगठन कमज़ोर है, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस के उन्होंने तो अध्यक्ष ने तो ये पहल की कि जन समस्याओं को लेके वो सड़क पर कूदे। लेकिन बाकी और दलों को जो कूदना चाहिए, तो जो उनकी विपक्ष की एक जिम्मेदारी थी वो निभाने में मैं समझता हूँ कि उस पर अगर मौर्य जी का कमेंट है तो वो कहीं ना कहीं कुछ तो सही बात है ही। लेकिन एक बात इसमें ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, मेरी कहीं चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या बसपा के, लगभग 30-35 वर्ष मैंने पत्रकारिता की है, तो वहाँ के लोगों से मेरे बड़े निकट संबंध भी हैं। उन लोगों का एक कहना, उनकी एक बात या उनका दर्द ये भी बात समझ में आता है। वो कहते हैं कि देखिए अब हालात इस समय प्रदेश के ये हैं, इस सरकार की ये हैं कि धरना प्रदर्शन करेंगे वो कार्यकर्ताओं के ऊपर जुल्म करेंगे। अब जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के इतर जाके कहीं उन पर मुकदमे कायम होंगे, कहीं उनके नेताओं पर मुकदमे कायम होंगे। तो विपक्ष की आवाज़ को दबाने का एक प्रयास भी किया जा रहा है। ये विपक्ष की एक चिंता या दर्द है और शायद उनका कहना है कि इसीलिए अभी हम अगर करेंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ देंगे ये। तो अब हम चुनाव के वक्त आने पर ही, जब चुनाव आएगा तो उस वक्त हम सारी चीज़ों को रख के सामने रखेंगे। शायद ये विपक्ष की रणनीति है और शायद यही उस विपक्ष की जो इस रणनीति पर ही मौर्य जी ने शायद ये हमला करके ये आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी जगह पर सही है और जो उन्होंने कहा है वो भी बात अपनी जगह। जन समस्याओं पर जो इतनी थी, इस पर विपक्ष का दायित्व भी यही है कि उसको सड़क पर कूदना चाहिए था, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करनी चाहिए था। शायद वो विपक्ष प्रभावी ढंग से नहीं कर पाया। आलोक वर्मा जी, प्रमोद गोस्वामी जी कह रहे हैं जबरा मारे और रोवे भी ना दे। एक ये कहावत है कि मतलब आप अगर वो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि बरसाती मेढक बन गए, प्रदर्शन करेंगे तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनको जेल में डाल देंगे। भाई आखिर विपक्ष करे तो क्या करे? मुद्दे होते तो ट्विटर पर है ना, ट्विटर पर है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पे है।
देते हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। जाने दीजिए आप सरकार के साथ खड़े हुए या नहीं खड़े हुए, आप अपने क्षेत्र के साथ क्या खड़े हुए? समाजवादी पार्टी के साथ ही जाएंगे तो आप लोग एफआईआर कर देंगे ना? नहीं, अरे कौन एफआईआर कर? अगर वहां गुंडे अगर आप कैसे कौन एफआईआर कर देगा? लेकिन अगर आप कायदे तोड़ेंगे, अगर आप खाली तमाशा करेंगे तो निश्चित रूप से एफआईआर होगा। कोई आप कोई नई ताकत के साथ कहीं नहीं जाते हैं। भाई कोई अगर अपना विजय जुलूस निकालता है, आप उसकी 24-24 गाड़ियां जब्त कर लेते हैं। नायक के तौर पे अपने इलाकों में जाते हैं और वहां काम करते हैं तो किसने रोका है? लेकिन अगर आप सड़क पे गुंडेगर्दी करते हैं, सड़क पर पुलिस वालों को मारते हैं, सड़क पर तोड़फोड़ करते हैं, तो आप क्या समझते हैं? कोई नई ताकत लेकर के आप आए? किस अधिकार से आपको पुलिस व्यवस्था है वो बंदोबस्त नहीं करेगी? तो अगर कानून की नजर में आपने गुनाह किया है तो कानून अपना काम करेगा, सरकार की उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होती। में भी जाए विधायक, अपने अपने क्षेत्र में भी जाए विधायक या तमाम लोग, तो भी तो आप लोग उसको प्रदर्शन नहीं करने देते ना। कोरोना काल के नाम पर उनको प्रदर्शन करने तो रोक देते हैं। हमने तो कोशिश की है कि बहुत कुछ व्यवस्था ठीक हो जाए, सामुदायिक अस्पताल ठीक हो जाए। तीसरी लहर आने वाली है, लोग कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं, अगर सामुदायिक अस्पताल और बेहतर हो जाए। हमने जो किया है वो हम जो कर सकते थे वो कर रहे हैं। क्या विपक्ष ठीक करेगा आलोक जी? वो तो सत्ता पक्ष ही ठीक करेगा जी। अगर अस्पतालों में हमारे विधायक और सांसद पहुंच जाएं तो कुछ अस्पतालों की दशा और बेहतर हो जाएगी। आपके विधायक और सांसद क्या कर रहे हैं आलोक जी? और हमारे विधायक जितने भी प्राथमिक अस्पताल हैं, जितने भी सामुदायिक अस्पताल हैं, हमारे विधायक और सांसद पहुंच रहे हैं। आलोक जी, अगर आपके विधायक और सांसद पहुंचे होते तो आपके पीएससी और सीएससी की इतनी खराब हालत क्यों होती? लोग ऑक्सीजन की कमी से क्यों मरते? लोग बेड की कमी से क्यों मरते? देंगे, बिल्कुल मौका देंगे। आप 19 तारीख को मौका देंगे तो मैं बताऊंगा इनके विधायक। और विकास जी आपके पास भी आ रहा हूं जी। 2019 को योगी सरकार ने शपथ ली, पहली बार उन्होंने मीटिंग की। उन्होंने अपने अधिकारियों से पूछा कि मेडिकल कॉलेज कितने हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज कितने हैं। उनको बताया गया कि 12 मेडिकल कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में। गलत इंफॉर्मेशन आलोक जी, गलत। अभी मुझे कहने नहीं दीजिए, फिर आपका मौका आ जाएगा, उस समय आप कहिएगा। 12 मेडिकल कॉलेज फिलहाल उत्तर प्रदेश में। आशुतोष जी, पूरा मौका दूंगा आपको, पूरा मौका दूंगा आपको जवाब देने का जी। 70 जिले हैं, हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज चाहिए। 32 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। 9 मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां के संसाधन हैं, जो अस्पताल में काम करने वाले लोग हैं, अस्पताल में डॉक्टर हैं, वो मुहैया करा दिया गया और बहुत जल्दी उसको जो है पब्लिक के हवाले कर दिया जाएगा। बाकी जो हॉस्पिटल हैं, 32 सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात मैं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार आई तो उसने काम किया उस पर। बाकी जो मेडिकल कॉलेज हैं वो एक दो महीने के भीतर जो है वो पब्लिक को सौंप दिया जाएगा। बच्चे कुल मिला के 16 जिले ऐसे हैं, 16 जिले अभी भी बच रहे हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज हम नहीं बना सके, क्योंकि 75 मेडिकल कॉलेज हम उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, ये हमने प्रण लिया था। 16 मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ दूसरी व्यवस्था की जा रही है, कुछ प्राइवेट खिलाड़ियों के साथ सरकार का समझौता होने जा रहा है। तो कुल मिला के हमने कोशिश की कि 75 जिलों में व्यवस्था ठीक हो। आज जो आप सांस ले रहे हैं, हमारे साथी कह रहे हैं कि हम गलत कह रहे हैं। आज आप असम के हालात देख लीजिए, आप महाराष्ट्र के हालात देख लीजिए, आप तमिलनाडु चले जाइए, उससे बेहतर दशा अगर उत्तर प्रदेश में है तो योगी जी के कारण से है। सोनिया बेहतर नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। शाह साहब, अमित शाह साहब कह गए आलोक जी, ठीक है, अमित शाह साहब कह गए कि देश में सबसे नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। आ रहा हूं आशुतोष जी आपके पास आऊंगा, फिर विकास जी आपके पास आऊंगा। जी, तो पता चलता कि वो कहां थे। 1.5 साल से प्रियंका गांधी से आपने पूछा होता कि कहां चली गई आप। आपके ऊपर उत्तरदायित्व था उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने का। आप हंस रहे हैं, आपने कभी अखिलेश यादव से नहीं पूछा कि 4.5 साल में आप कहां गायब हो गए थे। 1.5 साल में किस खो से आप ट्वीट कर रहे थे, आपने क्या कभी पूछा? अरे माशे, आप तो भाषण बंद हो तब तो मैं पूछूं। नहीं, आप अपनी पार्टी मंच पे पूछिए जनाब। आप जाकर के एक बड़ा शानदार दफ्तर है, वहां पूछिए। वहां पूछने की जगह, ये पूछने की जगह नहीं है। यहाँ तो हम देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता आपको दिखा रही है, तस्वीर दिखा रही है। इससे पहले के जो चुनाव हुए हैं उसमें तस्वीर आप साफ देख रहे हैं। आप चाहे विधानसभा इलेक्शन लड़ लीजिए, चाहे लोकसभा इलेक्शन लड़ लीजिए। आपने कभी बसपा के साथ गठबंधन किया, कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, क्या नतीजा निकला आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। कांग्रेस के साथी भी आपके साथ बैठे हैं। मुझे लगता है ब्रेक पर जाना पड़ेगा, एक ब्रेक ले ले और ब्रेक के बाद फिर आशुतोष जी को और विकास जी को पूरा मौका दिया जाए
जिससे कि वो अपनी बात कर सकें, क्योंकि ब्रेक पे उनका लय टूट जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आलोक जी कह रहे हैं कि पूरा चमन हो गया है उत्तर प्रदेश, और अमित शाह भी कल कह गए कि देश में नंबर 1 है यूपी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो सांसों की डोर टूटी है उसका क्या, जो ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे उसका क्या, बेड की कमी से जो लोग मरे हैं उसका क्या। आलोक वर्मा जी कह रहे हैं कि प्रदेश के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था की जा रही है। चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी, उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीरचंद सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। सीधा आशुतोष जी का रुख करेंगे। आशुतोष जी, पहले तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए, फिर सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं शुरुआत से ही वो उनको बोलने का बहुत अच्छा शौक है। वो बिल्कुल आनन फानन में बोलते रहते हैं बिना इसके पूछे कि आगे और पीछे क्या है। और प्रधानमंत्री जी ने इसको आत्मसात किया है, उनके प्रवक्ताओं ने आत्मसात किया है और इसके कई उदाहरण जो है 2014 से पूरा देश, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है, जब हम लोगों की 600 बिलियन की हम लोगों की पॉपुलेशन हो गई थी और ऐसे कई बात हुए तो लोगों ने समझाया कि आप प्रधानमंत्री हैं इस देश के, तो टेलीप्रॉम्प्टर का यूज किया कीजिए। अब इसी तरह के धारा प्रवाह बोलते जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता
तो ये झूठ, एक कोरा झूठ की एक हल्की छोटी सी बात बता दूं कि 2016-17 में जो, अगर आप कभी पार्लियामेंट जाइए तो पार्लियामेंट की डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी है, वहां फैक्ट चेक कर सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है 2016-17 के एकेडमिक ईयर में उत्तर प्रदेश में 45 मेडिकल कॉलेज थे, जिसमें 16 गवर्नमेंट और 29 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे। फग्गन सिंह कुलसते, जो उस समय के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्टेट मिनिस्टर थे, उन्होंने लोकसभा में खुद बोला कि पूरे देश में इस समय 439 मेडिकल कॉलेज हैं, उत्तर प्रदेश में 41 गवर्नमेंट कॉलेज और 24 प्राइवेट कॉलेजेस चल चुके हैं, और जिसमें से 45 में एकेडमिक सेशन अगले साल स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप देखिए, ये मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी को, मैं दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश के पहले कार्यकर्ता तक कहता हूं, कोई एक आशुतोष जी, आपने उस बात का जवाब दे दिया। हम वापस अपने मुद्दे पर आ जाएं तो बेहतर होगा। आपकी पार्टी को जी तो शेयर करना चाह रहा था अभी बहुत ही जल्दी। आप सब पत्रकारों ने देखा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है, वो बात दीगर है कि भाई हमारे मीडिया के कुछ बंधु उसको दिखा पाते हैं, कुछ नहीं दिखा पाते हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या आपने पिछले आजादी के बाद कभी ऐसा देखा कि कोई मुख्यमंत्री विधान भवन के दरवाजे पे बैठ के धरना देता है? वो सिर्फ अखिलेश यादव थे। और हम जमीन पे नहीं है, लेकिन जैसे ही सरकार बनती है एक साल के, लेकिन आशुतोष जी आप इस बात को तो स्वीकार करेंगे, नहीं आशुतोष जी आप ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो पार्टी हल्ला बोल वाली पार्टी थी, वो हल्ला बोल आजकल नदारद है। जी है क्या मीडिया हमारी चीजों को नहीं दिखाती है? हमारा चीज प्रॉब्लम यह है कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मीडिया के उस वर्ग को है जिसका टैक्स पेयर के अगर मीडिया आपको नहीं दिखाता आशुतोष जी, तो सोशल मीडिया तो है, वहां तो दिखना चाहिए ना। किए हैं हम लोगों के ऊपर लगभग 10,000 के ऊपर मुकदमे हैं, एक तो मेरे ऊपर ही चल रहा है, मैं खुद अरेस्ट हो चुका हूं। अगर ये ना होता प्रदीप जी, तो भारतीय जनता पार्टी से पूछे 17 में जब सरकार आई तो आप बैठे बैठे, हम जमीन पे नहीं थे, पहली बार ऐसा हुआ मुख्यमंत्री अपने लोकसभा से सीट हार जाए, उप मुख्यमंत्री अपनी जगह से हार जाए, उसके बाद उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव में फिर हम जीत जाते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं। आशुतोष जी, लेकिन आप ईमानदारी से स्वीकार करिए कि मुलायम सिंह यादव जी के समय में पार्टी जब हल्ला बोलती थी तो पूरा प्रदेश का पूरा देश सुनता था, देखता था, लेकिन इधर हल्ला बोल में कमी आई है और ट्विटर पर निर्भरता ज्यादा बढ़ी है। जी बार और मीडिया खोलने लगे तो सिर्फ नमस्ते नमस्ते के अलावा अगर आपको कुछ दिखता हो, आज उत्तर प्रदेश की खबर है कि 200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने टैक्स पेयर के विज्ञापन के लिए खर्च किए हैं पिछले 1 साल में। ये कहां जा रहे हैं? और अगर ये जा रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी की न्यूज दिखाने के लिए नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ, 2018-19 का समय था कि प्रमुख विपक्षी पार्टी की खबरें 8वें पन्ने पे जा रही थी, और ये सोची समझी रणनीति है, नैरेटिव बनाना है कि अखिलेश यादव नहीं है, अखिलेश यादव नहीं है। आशुतोष जी, मैं एक बार फिर से आपसे रिपीट करूंगा, आप स्वयं से महसूस करेंगे आपकी पार्टी के वो तेवर कहीं नजर नहीं आ रहे। हो सकता है पिछले 1-1.5 साल तक कोरोना है इसलिए आप लोग मध्यम पड़ गए हो, लेकिन उससे पहले भी जो तेवर आपके थे वो तेवर कहीं नहीं दिखाई दे रहे। ये सोचना पड़ेगा आपको। जिला पंचायत की सबसे बड़ी सीटें हम कैसे जीत गए? आप सपा और बसपा ने गठबंधन करने के बाद भी मात्र 15 सीटों पर अटक गए। नहीं, वो बात है, समाजवादी पार्टी। सुन लीजिए, जनरल चुनाव को छोड़िए, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहा हूं ना। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अपनी सीट हार जाए, ऐसा इतिहास में आज तक हुआ है? ये भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता था 90 या 100 विधायकों से कम कभी नहीं हो सकती, वो 47 पर सिमट गई। देखिए प्रदीप जी, हम इस बात को मानते हैं कि जो हमने कांग्रेस से गठबंधन किया या मायावती जी से जो गठबंधन किया, उसमें हम सीटों के मामले में हमारा सुखद अनुभव नहीं रहा, और हम इसको बहुत दिल से मानते हैं। लेकिन जो भी सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जो जमीन पे लड़ाई है, समाजवादी पार्टी उसमें नंबर 1 पे है, और ये भारतीय जनता पार्टी जानती है। स्ट्रेटेजी के साथ में ये बोला जाता है कि विपक्ष नहीं है, विपक्ष नहीं है, और 45 साल में पहली बार ऐसा है। मतलब ये उनका एक सुनियोजित षड्यंत्र है। जी, नैरेटिव सेट करें, ठीक है। आएंगे आलोक जी से इस बात का जवाब लेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। विकास जी के पास चलेंगे। विकास जी,
आपकी पार्टी पर के जो बड़े नेता हैं, चाहे राहुल हो या प्रियंका हो, उन पर भारतीय जनता पार्टी ये लगातार आरोप लगाती रही है कि ये दोनों पर्यटक हैं, उत्तर प्रदेश को पर्यटक स्थल समझ रखा है, आते हैं, पर्यटन करते हैं, घूमते हैं और चले जाते हैं। नहीं कर रहे विकास। और नरेंद्र मोदी जी गंगा माँ ने बुलाया है और बनारस पहुंच जाते हैं। विकास भाई आ जाते हैं, दौरों की संख्या गिन लीजिएंगे, पता चल जाएगा कि कितनी बोल लेने दीजिए, बनारस में कितनी बार आते हैं। विकास जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। बिल्कुल। अटल, देखिए वाणी वीर होना और यथार्थ को स्वीकार करने का भी कलेजा होना चाहिए सरकार के पास। विपक्ष की आवाज दबाना एक तो वैसे भी लोकतंत्र में हनन होता है। आपने एक तो विपक्ष को ही नहीं स्वीकारा, आपने कह दिया कि इतना अनर्गल प्रलाप किया आपके डिप्टी सीएम ने, जो शर्मनाक है, जिसके लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा सेनानी, सैलानी बताया। हाँ, सेनानी तो हम हैं ही, सैलानी सियासी सैलानी, सैलानी बताया, सेनानी विकास भाई सियासी सैलानी बताया। और बताया क्या, बताया क्या पूरे उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं। रहोगे तब क्या बात कर पाऊंगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल विकास भाई बोलिए, थोड़ा धैर्य रखिए। अरे विकास भाई बोलिए। आपकी बात को विपक्ष ने कायदे से सुना और आपका विचार पहुंच चुका है। हमारी बात तो आपने 2 मिनट हमारा इसी में खत्म कर दिया। यही आपकी सियासत होती है कि आवाज दबाना है, कुतर्क करना है, और कुतर्क आपके मुख्यमंत्री ने शुरू किया, आप उनको बल दे रहे हैं। पूरी डिबेट इसी पर है कि हम लोग क्या है, हमको ये बताने की जरूरत नहीं है। 4.5 साल में मुख्यमंत्री ने अपने गृह जनपद में सैकड़ों से ज्यादा बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर समेत तमाम सारे कांग्रेस जनों ने, विकास श्रीवास्तव जी आपको पूरा मौका दिया गया। आप यहाँ पर बात ये नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि प्रियंका गांधी ने कहा था कि वो लखनऊ में घर लेकर के रहेंगी और यहीं पर निवास करेंगी, उस संगठन को धार देंगी। क्या हुआ उस योजना का? नहीं, आपको जवाब भी देना पड़ेगा ना सर। सवाल जो मुझसे किया तो उसका जवाब देंगे ना जी। आपने जो मुझसे सवाल पूछा था कि विपक्ष को मेढक बता रहा है कोई मुख्यमंत्री, एक तो ये गैर जिम्मेदारी वाला बयान है, इसकी कटु आलोचना करती है कांग्रेस पार्टी। ये बिल्कुल अराजनैतिक और बहुत ही घटिया बचकाना बयान। इसके लिए मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। राजनीति में ऐसे शब्दों का कोई स्थान नहीं होता है। सवाल उस पर डिबेट, तो डिबेट पे कायम रहिए। हम डिबेट पे बता रहे हैं कि 4.5 साल में 4 ही पॉइंट बताऊंगा। 4.5 साल में आप बताइए कहाँ नहीं दिखाई पड़ा विपक्ष, क्योंकि अंधकार है आंखों में है, अहंकार का चश्मा इनकी आंखों पे चढ़ा हुआ है। जब बाबा ने अपने गृह जनपद के अंदर सैकड़ों बच्चों को ऑक्सीजन की कमी से मरने के बाद अट्टहास किया रावण की तरह, जैसे रावण राज। विकास जी, वापस मैं अपने उसी सवाल पर आ रहा हूं कि राहुल गांधी आते हैं और चले जाते हैं, प्रियंका गांधी आती हैं और चली जाती हैं। जी दूंगा, मुझे 4 लाइन बोलनी है। 4 लाइन बोलने के बाद मैं आपके 5वें सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि आपके आलोक वर्मा ने 15 मिनट से ज्यादा बोला है और हम लोगों ने ब्रेक तक इंतजार किया और आपके बोलने से व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। आप कृपया क्षमा के साथ आपसे विनती है कि मुझे अपनी पूरी लाइन करने दीजिए। आपने देखा पहला साल, दूसरे साल में क्या हुआ, एक दुर्दांत अपराधी विधायक बेटियों को का बलात्कार करवाता है, थाने में उसके पूरे परिवार का समूलनाश कर देता है और इसके बाद अहंकार से लबरेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको बचा रही होती है। सांसद विधायक सब उसके पक्ष में होते हैं और जब सड़कों के ऊपर उतरकर कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रियंका गांधी ने जब संघर्ष किया, तब आपने उसकी विधायकी का मेंबरशिप खत्म किया। इसके बाद उसके परिवार को आगे बढ़ा रहे थे। उम्भा में जब आदिवासियों विकास भाई चुनावी मेढक पर सवाल है। विकास भाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे तब तो बहुत सारे इशू हैं, बहुत सारे मसलों पर और बात कर लेंगे। प्रदेश में है, गोरखपुर। अरे विकास भाई, बहस के कुछ कायदे होते हैं, कुछ रूल होते हैं, कुछ सर्किल होता है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे, अरे और भी मुद्दे होंगे और बहुत सारे मसले होंगे। बिल्कुल आपको कहना है, आप शानदार प्रवक्ता है, आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे। दूसरा कह रहे हैं कि आपको बोलने का आपको पूरा मौका दिया गया। आपसे सवाल मेरा सीधा सीधा ये है
कि राहुल को और प्रियंका को पर्यटक कहा जाता है। आपका इस पे क्या जवाब है? लोग जब बोलेंगे नहीं बीच में विकास भाई बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत साइलेंटली बैठ के सुन रहा हूँ। तो ये बोलेंगे बीच में आपका सवाल नहीं, वो बात ठीक है, आपने धैर्य से सुना, इसका मतलब ये कदापि नहीं कि आप धमकाएंगे किसी को। आपसे सवाल, मेरा विनम्रता पूर्वक सवाल ये है कि राहुल और प्रियंका यहाँ पर पर्यटन करने के लिए आते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है और इसमें कहूँ बहुत हद तक सच्चाई नजर आ रही है। प्रियंका जी लगातार कह रही है, वो कब प्रियंका जी लगातार कह रही है जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश प्रियंका एक साल में यहाँ पर रुकी, जरा बता दीजिए। अरे यार, हम तो सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों का मालिक है, इसके बावजूद अपने घर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर रहे हैं, बेशरम है। विकास जी, आप सवाल के ऊपर सवाल कर रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अरे विकास जी मर्यादा मत लांघिए, प्रियंका गांधी तो अपना मर्यादा मत लांघिए विकास जी मर्यादा मत लांघिए, नहीं मर्यादा मत लांघिए, वो आपके भी मुख्यमंत्री हैं, मर्यादा मत लांघिए। FIR लिखा सकते हो? नहीं, मर्यादा मत लांघिए, लिखवा दो FIR। नहीं, शब्दों में माफी मांगनी चाहिए आपको माफी मांगनी चाहिए, आप मर्यादा भूल गए हैं। आप क्या बोला मैंने? अच्छा ये बता दो क्या जो बोला आप फिर से सुन लीजिए। आप बताइए क्या बोला मैंने? नहीं, तरीका ये नहीं, आपको अपने शब्दों पे कंट्रोल रखना चाहिए। सार्वजनिक टेलीविजन चैनल पे बोल रहे हैं आप। 100 बच्चे मरे, कौन जिम्मेदार होगा? प्रदीप जी जिम्मेदारी ले रहे हैं क्या? के न्यूज जिम्मेदारी? उन सारी चीजों का जवाब दूंगा विकास श्रीवास्तव जी, सारी चीजों पे जवाब दूंगा, लेकिन एक तरीका होता है बहस का एक तरीका होता है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से कश्मीर फिरते रहेंगे तो बहस का एक तरीका नहीं है। बहस का ठीक है आलोक जी, बहस का फॉर्मेट होता है। ठीक है आलोक जी, बात हो गई। विकास जी से दोबारा सवाल कर लेते हैं। विकास जी मेरा सीधा सवाल आपसे, ये जनता का सवाल है, ठीक है विकास जी, किसी को कोई गाली नहीं दी जा रही है। विकास जी सीधा सवाल ये है, प्रियंका गांधी जी पिछले साल कितने दिनों तक उत्तर प्रदेश और लखनऊ में रही, जरा बता दीजिए। लखनऊ में रही विकास जी देखिए, केशव मौर्य जी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है ना, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण अंग होंगे। उनका ये बयान कांग्रेस विकास जी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उनका बयान विपक्ष के खिलाफ गया है। ये असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और ये रावण राज वाली भाषा है, ये अट्टहास है, अहंकार की। विकास जी आप सवालों के जवाब देंगे या नहीं देंगे? प्रियंका गांधी वाड्रा एक साल में कितने दिन लखनऊ रही? तो हम लोगों से बात करती है, झूठ बोल रहे हैं सलीके से विकास भाई, झूठ बोल रहे हैं सलीके से। कोरोना महामारी के इस कार्यकाल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने निर्देश दिया, उन्होंने हजारों बसें भेजी, आपने अहंकार में वो बसें ली नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को महीना जेल में रखा। 150 से ज्यादा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को, अरे प्रदीप भाई साहब, 200 से ज्यादा पत्रकारों को आपने जेल भेजा है, और आप दुष्कृत विकास भाई पे आलोक वर्मा जी, मैं आपको बता रहा हूं, विकास जी को बात पूरी करने दीजिए। देखिए आलोक जी, भगवान न करे कि आपका परिवार भी कोरोना जैसी महामारी के किसी अव्यवस्था का शिकार हुआ हो। आपको ईश्वर करे कि आपको अहंकार इसी तरह रहे और आप इसी अहंकार की भाषा में विपक्ष को दबाने की कोशिश करें, और भगवान करे ऐसे पत्रकारिता भी हो। आशुतोष जी आपको बता रहा हूँ, विकास जी व्यक्तिगत सवालों मुद्दों पर आप सवाल विकास जी आप दूसरे के अहंकारों की बात कर रहे हैं। विकास जी सवाल सुनिए। टीवी चैनलों पर प्रियंका जी का स्टेटमेंट आता है, लखनऊ आती है तो बाइट देती है, मिलती भी है, इस बात में कोई शक नहीं है। कांग्रेस, लेकिन सवाल ये है कि वो रहती कितने दिन यहाँ पर है। विकास जी सवाल सुनिए भाई, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। आप ये बता दीजिए मुझे, क्या तो प्रदेश का प्रभार क्यों लिया? वो देश में ही रहती, वो दिल्ली में रहती, प्रदेश की प्रभारी क्यों बनी हो? जनता होता है। आपको अगर मेरा ये रिकॉर्ड देखना है तो जूम पर 24 घंटे में 2 बार बात होती है प्रियंका जी से, और हम ठीक है, आप लोग जूम पर और ट्विटर पर लगे रहिए।
एक एक जनपद विकास जी, में वो बात आपके करती है। इसी घमंड ने 30 आप यानी कि कैसे 3 घमंड दशक है? हो गए, ये कांग्रेस अपनी उर्वरा घमंड जमीन को आपके उर्वरा दिखाई नहीं दे कर रहा है। पाई। 4.5 साल की सत्ता पाए हो, 89 तक कांग्रेस रही, देश की राजनीति में रही, 7.5 साल मोदी जी का हुआ, 89 के बाद में 4.5 साल साल गिन आपका लीजिए हुआ। विकास जी। और हम थोड़ा सा बहके क्या, और आप लोगों ने सड़क देखिए, लाइट कट गई हमारे यहाँ की। झूठ बोल रहे हैं आप। हाँ, वो भाजपा ने कटवा दी लाइट आपकी विकास जी। हाँ, प्रमोद जी के पास चलते, प्रमोद जी। हाँ, प्रमोद जी के पास चलते। प्रमोद जी, क्या ये बात तो गलत है क्या? नहीं, पर प्रदीप जी ये आ रहा, बिल्कुल जो सत्ता पक्ष ने का ये जो व्यंग है। प्रमोद जी एक मिनट, विकास जी कुछ करें। आप फिर से डिबेट देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा। आप मुझे उद्वेलित कर रहे हैं, आप मुझे बार बार पर्सनल होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ना 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 आप विकास मेरी जी, नेता पर आप पर्सनल जबरदस्ती में उज्ज्वलित हो रहे हैं। जब मैं आप इतने प्रवक्ता बड़े हूं, प्रवक्ता सुनिए, हैं, जब आपको धैर्य रखना चाहिए और कौन गंभीरता मुझसे से बड़ा है? सोचना चाहिए। कौन 3 मुझसे दशक बड़ा हो है? गए, किस चीज में सरकार बड़ा है? आप कांग्रेस तय उत्तर करेंगे कौन प्रदेश। बड़ा है कौन छोटा है? आप तय करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है? ना ना बिल्कुल नहीं, आपको सवाल बिल्कुल करना नहीं। चाहिए, उसका जवाब मिले, नहीं मिलता मैं है तो आगे सवाल कर बढ़िए। रहा हूँ, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे ना पब्लिक को तय विकास करने जी। दीजिए। आप इस दूसरी तरफ महान चले जा रहे जनता हैं। को, इन महान जनता को तय करने प्रमोद दीजिए गोस्वामी जी, कांग्रेस क्या क्या मैं है, गलत कह रहा हूँ? बीजेपी क्या है। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रमोद गोस्वामी जी, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, प्रदीप विकास जी जरा आप प्रमोद जी को सुन ले, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। नहीं, क्या मैं हमेशा आवाज नहीं आ रही। विकास जी, क्या हमेशा कोरोना पर ही डिबेट करते रहेंगे? सुबह से शाम तक कोरोना पर डिबेट होगी, 24 घंटे कोरोना पर डिबेट करेंगे और आपको बोलने का मौका देंगे? विकास जी गलत बात है। नहीं, जब विकास जी गलत बात है, जब कोई नेता जनता का नेता हो जाता है तो वो जनता का नेता होता है, वो आपका नेता नहीं है। प्रियंका जी देश की नेता हैं, आप गलत बोल रहे हैं। आप जो सवाल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से सवाल किया जाता है, सरकार से सवाल किया जाता है, और उनसे आलोक जी से भी सवाल किया मैंने। सीएम ने ठीक है, प्रमोद जी का सवाल ले लेते। प्रमोद जी का बयान का सवाल ले लेते। प्रमोद जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? अब विकास जी रुकिए, अब आपके बात आ रहा हूं। प्रमोद जी आप बताइए, आप निर्णय दीजिए। प्रदीप जी, जो सत्ता पक्ष जिसको लेके जी जो प्रियंका गांधी जी के प्रभारी बनाए जाने के बाद जिस ढंग से सिर्फ 2 बार अभी तक प्रदेश का उन्होंने दौरा किया, जहां कांग्रेस पिछले 3 दशकों से 89 के बाद से वो दिन पे दिन गिरती जा रही है, और ये दायित्व उनको सौंपा गया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दिशा और दशा को सुधारें। बिल्कुल। और उन्होंने भी ये बात कही थी कि अब मैं पूरा वक्त उत्तर प्रदेश को दूंगी। तो ये जो व्यंग किया है अगर सत्ता पक्ष ने, तो मैं समझता हूँ गलत नहीं है। क्या संगठन जहां बिल्कुल मृत प्राय संगठन कांग्रेस हो गया, वहां की जिम्मेदारी सौंपी गई, और खाली जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो जूम पर बात करते, तो कार्यकर्ता से जूम पर बात करके प्रदेश की जनता से जूम पर बात नहीं हो सकती, वो आप लोगों से जूम पर बात करती रहती होंगी, ये हो सकता है। लेकिन इस बात को जो गलती है उसको स्वीकार करना चाहिए कि प्रियंका जी की जो जिम्मेदारी थी या प्रियंका जी को जो दायित्व दिया गया था, उसको शायद दिल्ली में बैठ के और जूम से बैठ के, और राजनीति अब जूम से नहीं होती, और शायद मुद्दा भी यही है। और जो उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बरसाती मेढक, अगर आपकी बात जो आप प्रवक्ता के रूप में जो बात कर रहे हैं उस हिसाब से, तो शायद आप ये जस्टिफाई करना चाहते हैं। आपसे बार बार सवाल पूछा जा रहा है खेत का, आप खलियान में कूदे जा रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। वहां क्या हो रहा है, कोरोना में क्या हो रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, उसका जो भी आपका पक्ष हो उसको रखिए। तो आप पक्ष तो रख नहीं रहे, और आप मीडिया पर और इन पर उन पर दाएं बाएं घूम रहे हैं, खेत जगह खलियान में कूदे जा रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि ये एक अच्छे प्रवक्ता के लक्षण नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। दूसरी बात, आलोक जी आएंगे आपके पास में, विकास जी को पूरा मौका देंगे। हाँ विकास जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रख लीजिए। हमें सुना ही नहीं दे रहा विकास जी की बात। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गांधी टच नहीं कर रही है या बात नहीं कर रही है? हम तो कह रहे हैं 2 बार बात करते हैं, उनका एक मैं कह रहा हूं, प्रमोद जी का कहना है आप जूम से बात करें, आप स्काइप से बात करें, आप 24 घंटे बात कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच तो नहीं आ रही ना प्रियंका जी। सवाल यहां पर ये है, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस और घटती जा रही है कि जूम पे आप चल रहे हैं। हुई उसमें कम से कम 100, 200, 500 लोग, कोरोना काल में इतने लोगों को इकट्ठा करने का अधिकार नहीं है। और आपकी ही सरकार लगातार
हर अच्छे कार्य को करने के लिए अगर कोई व्यक्ति ज्ञापन भी देने जा रहा होगा 5 लोग, तो उसको भी उठा के मुकदमे में, जो आपने 100 से ज्यादा विकास श्रीवास्तव जी, मैं फिर सवाल पूछूंगा, जब कोरोना की पहली लहर थी और प्रियंका गांधी हजरतगंज की सड़कों पर घूम रही थी, तेजी दिखा रही थी, वो एक अच्छा संदेश जा रहा था, उसके बाद वो संदेश कहां गया? 1600 शिक्षक, कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इस पंचायत के चुनाव में आपने काल के ग्रास में झोंक दिया और मौत का आपने आंकड़ा 3 बताया। 1600 से ज्यादा परिवारों में अंधेरा छा गया। तब आपने कहा कि कोरोना नहीं है, और आज जब प्रियंका विकास जी अगर वो सड़क पर आकर के इसका आंदोलन करती, आंदोलन की अगुवाई करती, तो कांग्रेस को पूरा माइलेज मिलता। जी साफ हो जाएगा। आपका जितना अहंकार, ये बात आप पिछले 5-6 चुनाव से कह रहे हैं, पिछले 5-6 चुनाव से कह रहे हैं। 89 के बाद जितने चुनाव हुए, हर चुनाव से पहले आप यही बात रिपीट करते हैं कि सत्ता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सुपड़ा आपका साफ हो जाता है। विकास भाई आपका सुपड़ा साफ हो चुका है। विकास भाई आपका सुपड़ा साफ हो चुका है। 2019 में लोकसभा इलेक्शन में केवल 1 सीट आपकी आई, रायबरेली में केवल जीते। आपके जो शहंशाह हैं, जो राजकुमार हैं, वो भी अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आपका गढ़ ढह गया है। तो मैं जान रहा हूँ आपकी बौखलाहट है। आपको प्रियंका गांधी जी से बहुत उम्मीदें होंगी। बौखला रहे हैं, सुनिए। नहीं, हम नहीं बौखला रहे हैं मित्र, हमें क्यों बौखलाने की जरूरत है? सुनो कुछ क्या, अरे आपको सुनने की जरूरत है, आपको सुनने की जरूरत है। और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को सुनाने की जरूरत है। प्रियंका गांधी जी 2-3 दिन के लिए आई, तमाशा करके चलती बनी। आपको उनको बैठाकर सुनाना चाहिए था। प्रदेश दफ्तर में आप उनको बैठाते, आप उनको बताते कि आपका हाल ऐसा क्यों है। 3 दशक से कांग्रेस कहां चली गई किसी को पता नहीं है। पिछले 5 साल से। ठीक है आलोक जी, बात हो गई आपके। आशुतोष जी का रुख करते हैं। आशुतोष जी बहुत देर से बैठे, आप इंतजार कर रहे हैं जी। भाई विकास जी, आशुतोष जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं भाई। आलोक जी आ रहा हूं आपके पास। आशुतोष जी आप अपनी बात रख सकते हैं जी। कई तरीके हम भी बोलेंगे। में से आप लोग ना, हम लोग सियासी बात नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सभी लोग सीनियर प्रवक्ता हैं, इस तरीके से बात मत करें। 1 मिनट, सीनियर प्रवक्ता का कोई मर्यादा दिखाई पड़ रही है आपको? किसने शुरू किया? मुझे लगता है इससे कोई फायदा नहीं है। अधिकार आलोक जी को किसने दिया? नहीं, बिल्कुल दोनों लोग। उसी ने मुझे भी प्रेरित किया कि मैं भी उनकी डिबेट में बोलूं। जिसने उनको अधिकार दिया, उसी ने मुझे भी अधिकार दिया। ठीक है विकास जी, आशुतोष जी को बात रख लेने दीजिए, समय बहुत कम है हमारे पास। समय आशुतोष जी, हम क्या करें, आपका समय खत्म हो जाएगा। आपने मेरी इमेज खराब करने का प्रयास किया, आलोक जी को अटल जी का चेला बता दिया। विकास जी, मैंने इमेज खराब करने का आपने जवाब नहीं दिया। आपने मेरी इमेज खराब करने का, आप लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत। अरे विकास जी कांग्रेस पे बात कीजिए। विकास जी मैंने आपकी कांग्रेस पे बात कीजिए। अरे कांग्रेस पे बात कीजिए। आलोक जी ने आपकी इमेज खराब किया, और कांग्रेस की इमेज किसने खराब किया? 3 दशक से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं आ पाई है, किसने इमेज खराब किया उसकी? चलिए रुक जाइए, आ रहा हूं आपके पास। आशुतोष जी अपनी बात रख लीजिए, आप फाइनल है आपका कमेंट। विकास जी आपकी बात हो गई भाई, रुकिए। कभी आप समाजवादी पार्टी के साथ बैठते हैं, कभी कहते हैं इसके साथ लड़ेंगे, उसके साथ लड़ेंगे। आपका हाल क्या है? आपने जाना है क्या? कभी आप चिंतन मनन करते हैं? आशुतोष जी की बात आने दीजिए, विकास जी आप भी रुकिए। जी की बात आने दीजिए, विकास जी आप भी रुकिए, दोनों लोग रुकिए। आशुतोष जी अपनी बात रख लीजिए। मुझे लगता है कि हम लोग को अपने तरीके और दूसरे के तरीके से के आकलन लगाना चाहिए। इस तरीके से तू मैमे पे और पर्सनल आक्षेप से हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। देखिए प्रदीप जी, जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों बौखलाहट में है, और इसकी वानगी शुरू हो जाती है 6 महीने पहले, जब इनका एक आंतरिक सर्वे आया जिसमें ये बताया कि आज चुनाव अगर हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी 100 से नीचे सीट जाएगी। ये बात बहुत गुप्त खाने में हुई, और दिल्ली और लखनऊ दरबार के बीच में क्या हुआ, इससे आपका निर्णय होता है कि अभी तक क्या हुआ। मैं इनके मूवमेंट बताता हूँ। पहला मूवमेंट ये हुआ कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि हम केंद्र कैबिनेट का एक्सपेंशन करेंगे, और आनन फानन में इन्होंने 8 ऐसे मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए जिसमें से किसी को उम्मीद नहीं थी। और प्रधानमंत्री ने पहली बार नेशनल फोरम पे जाके हर आदमी की जातियों के बारे में बताना शुरू किया।
उस 8 में से 6 से 7 मंत्री जो है वो पिछड़ी और दलित जाति से है। 6 मंत्री, 7 में से 6। इनके पास फीडबैक आ चुका था कि पिछड़ा वर्ग अरे उनके डॉक्टर पास से साहब पूरी ये भी तरीके बता से- दीजिए, एक मिनट डॉक्टर साहब नहीं बता दीजिए, अब बीच में नहीं, गलत आप बात, गलत आंकड़े बात। की बात करते हैं, गलत लेकिन बात। तर्क पे बात तो आलोक जी, आपने बहुत बात की, बात में कोई शक नहीं है। आशुतोष जी को बात कर लेनी है पूरी। तर्क पे बात करें ना, कौन सा आंकड़ा, कहाँ का आंकड़ा, अब रुकिए तो, कौन सा आंकड़ा ये भी तो बता दीजिए साहब। अब आप फ्रस्ट्रेट दिख रहे हैं आलोक जी, अब हो जाएगा। अरे रिपोर्ट है आलोक जी, वो कह रहे हैं गुप्त रिपोर्ट है जी। हो गया, चलेगा, आप जरा बैठिए। आलोक जी आराम से बोलिएगा ना, आपके पास समय है। बहुत शुक्रिया जी, चलिए बहुत शुक्रिया। आशुतोष जी माफ करिएगा, मैं आपको पूरा मौका नहीं दे सका, समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सत्ता पक्ष एक और जहां विपक्ष को बता रहा कि वो बरसात का मेढक हो गए हैं, तो विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि चूंकि एक आंतरिक सर्वे आ चुका है जिसमें ये कहा गया कि 100 से कम सीटें आ रही हैं, और ऐसे में जो सत्ता पक्ष है वो भड़बड़ा गया है और इस तरीके के अनर्गल बयान दे रहा है। मुझे लगता है कि ज़रूरत है दोनों को ही अपने अपने बारे में सोचने की, सत्ता पक्ष को भी आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है, तो वहीं विपक्ष को भी ये सोचना होगा कि वाकई जो सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये पर्यटन स्थल नहीं है, पर्यटक नहीं होना चाहिए और लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए ज़मीन पर आना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए, इससे उनकी पार्टी का फायदा होगा और ये बात उनको समझनी होगी। अब वो कितना समझ पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं